तकरीबन हर मूवी जो आई है, जितने बड़े नाम आए हैं, उसमें आप ज़रूर होते हैं। ऐसा क्या है? ये कोई मौजा ही है, मतलब कि मेरे ये नहीं है कि मतलब कि नेटवर्किंग, कोई जान पहचान। कोई एक ड्रामा वही कास्ट में स्टैंड आउट कर जाता है जो एक रैंडम ड्रामे में वो क्लिक नहीं कर पाता। क्या उसमें स्टोरी का इम्पैक्ट होता है? अगर डायरेक्टर अच्छा है तो वो बहुत सारी चीज़ें बचा लेता है। इंस्पेक्टर शफीक का ही रोल आपको क्यों मिला? और भी तो रोल हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट द रोल, द रीजन बिहाइंड इट। एक एक्टर पे या आपकी पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता? एक तरफ आप बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर में, एक तरफ आप ऐसे हो गए। मैं घर पे नहीं लेकर आता कैरेक्टर्स को, मेजॉरिटी एक्टर्स करते हैं इस तरह, एंड आई डोंट रोल ब्लेम में देम। हाँ, आमिर खान वाइफ नहीं है। नहीं 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 नहीं। आपके काम को जितनी वैल्यू दी जानी चाहिए उतनी शायद मेरे ख्याल में नहीं होगी। लेकिन कोई भी ऑनेस्ट चीज़ जो होती है ना, वो अपना ड्यू क्रेडिट लेकर ही मतलब कि आर्काइव में जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ से, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज बड़े ख़ास हमारे गेस्ट हैं, और वैसे तो आपने प्रोमोज वगैरह में भी देख लिया होगा, कैप्शन से भी आपको पता चल गया होगा। आज हम एक दूसरी जगह पर हैं, हम अब नॉर्मल स्टूडियो में नहीं हैं, क्योंकि कुछ ख़ास गेस्ट होते हैं जिनके पास आना होता है, और उनमें से एक हैं आज के हमारे जो गेस्ट हैं। ज़बरदस्त अदाकारी कर रहे हैं आजकल। इनका केस नंबर 9 तो छाया हुआ है। वैसे भी इससे पहले अभी मैं इनके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ तकरीबन पाकिस्तान की जितनी भी हिट मूवीज़ हैं, सुपर हिट मूवीज़ हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर होते हैं। तो ये एक लक फैक्टर है डायरेक्टर्स के लिए भी और दीगर कास्ट के लिए। इनसे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीलोफर मूवी के फिरोज़, लंदन नहीं जाऊंगा के भट्टी, लेजेंड ऑफ मौला जट के माखानत, रंगरेज़ा के वसीम, मनी बैक गारंटी के नवाज सिंधी, यलगार के बारान, और केस नंबर 9 के इंस्पेक्टर शफीक दी गौहर रशीद। अस्सलाम वालेकुम बशीर यार, कैसे हो? यार बड़ी रिसर्च की है यार तुमने यार, बहुत आला। और मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने जो देखा, जो पढ़ा, तकरीबन हर मूवी जो आई है, जितने बड़े नाम आए हैं, उसमें आप ज़रूर होते हैं। ऐसा क्या है? मुझे खुद नहीं आपके पता। कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं या एक्टिंग बहुत आला है? या मुझे खुद नहीं पता। बस जब फिल्म साइन करते हैं उसको तो नहीं पता होता कि हिट होगी फ्लॉप होगी। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मियाँ इज़्ज़त रख लेते हैं। बस ये कोई मौजा ही है, मतलब कि मेरे ये नहीं है कि मतलब कि नेटवर्किंग, तो ये जान पहचान, ये तो बड़ी सेकेंडरी चीज़ें हैं। मगर मेरे ख्याल से अगर कोई कास्ट करता है तो सबसे पहले वो यही सोचता होगा कि यार उसको कोई काम आता ही होगा, तो कर लेते हैं कास्ट। अच्छा, केस नंबर 9 की हम बहुत तफसील से बात करेंगे, और सिंस शाहज़ेब भाई ने वो लिखा है और आप सब ने कमाल तरीके से अपने अदाकारी के जौहर दिखाएं, मैं उस पर तफसील से बात करना चाहूँगा। लेकिन इंस्पेक्टर शफीक का ही रोल आपको क्यों मिला? और भी तो रोल हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी लकी कि मुझे इंस्पेक्टर शफीक का रोल मिला। पुलिस वाले तो आपसे बहुत नाराज होंगे क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपका कोई ताल्लुक कहीं रहा है पुलिस। नहीं, मेरा ऐसा इस तरह का ताल्लुक नहीं रहा। मगर जितनी भी इंटरेक्शन हुई है पुलिस वालों से, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरी तो अच्छी रही है। आई डोंट नो व्हाई आई गॉट द रोल, द रीज़न बिहाइंड इट वो मुझे नहीं पता। वो तो वजह से हैं जो डायरेक्टर हैं उन्हीं को पता होगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस कैरेक्टर के पीछे कि सेवन स्काई जो प्रोडक्शन हाउस है, यूजुअली होता ये है कि वहाँ पर एक मैरी आपा हैं जी, ठीक है ना, जो सारे एक्टर्स को स्क्रिप्ट की नरेशन देती हैं और कैरेक्टर समझाती हैं और बताती हैं। सो मुझे भी आज तक जितना भी मेरा ताल्लुक है सेवन स्काई के साथ, तो हमेशा मैरी आपा ने ही मुझे नरेशन दी। केस नंबर 9 के टाइम के ऊपर वो फॉर सम रीज़न वो नरेशन मुझे नहीं दे सकी, तो किसी और ने मुझे नरेशन दी स्क्रिप्ट की, और माशाल्लाह से तबीयत से बहुत बुरी नरेशन दी उसने, जिसकी बिना पर मैंने पहले ना कर दी। मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच भाई, लेकिन मुझे ये नहीं करना। बात ख़त्म हो गई, कोई मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते गुजर गए,
उसके बाद वन डे सबा कॉल्ड मी रैंडमली। अच्छा, सबा की इससे पहले मुझे अब मैं इससे पहले क्या हाँ, बताएं, 2014 में 14 डाइजेस्ट राइटर में सबा ने शौकत का कैरेक्टर जो था, शौकत से शफीक तक सबा कमर ने सबा कमर का बहुत देखा। पिवटल रोल है इसके अंदर। सो सबा कॉल्ड मी अप एंड सबा ट्राई टू कन्विंस मी कि तुम्हें ये रोल करना चाहिए। मैंने कहा सबा, जो मैंने स्क्रिप्ट जो मुझे सुनाई गई है, ठीक है, उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है? मैंने कहा मुझे तो ये सुनाया गया है। उन्होंने कहा तुम एक दफ़ा डायरेक्टर से बात कर लो। फिर वजाहत भाई आए, वजाहत हुसैन जो डायरेक्टर है। जब मैंने उनका विजन और जब वो मैंने सारा देखा ना कि यार ये तो कहानी कुछ और है और नरेट कुछ और हुआ है मुझे, तो फिर मैंने कहा कि ओके, जो एक डायरेक्टर का विजन, मैं जो जिस तरीके से वो लेकर चलना चाह रहे हैं, एंड देन ही वाज वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने वो लिबर्टी दी, उन्होंने वो ट्रस्ट शो किया कि यार अच्छा, अगर तुम जो छोटी मोटी इम्प्रोवाइजेशंस करना चाहते हो वो डिस्कशंस के साथ, यानी कि जान के वो जो था म्यूज़िक वाला जो एक था, तो वो ऑन स्पॉट वजाहत भाई के साथ डिस्कशन के अंदर वो चीज़ निकली थी। हाँ, वो चीज़ डिस्कशन में निकली थी वजाहत भाई के साथ करते हुए, कि उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा यार तू, मैं लाइक डायलॉग लिखा हुआ था वहाँ पर, उनका डायलॉग की जगह तो बस एक वर्ड बोलने की म्यूज़िक। मैंने कहा हाँ, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, मीम बन गई। सो वो मीम बन गई, ठीक है। सो वो इस तरह की चीज़ें, ही वॉज वेरी काइंड इनफ। और फिर जब इतने बड़े अदाकार, मैं मतलब कि फैसल कुरैशी, सबा कमर, नवीन वकार, जुनैद खान, ठीक है, नूर भाई, हिना बयात, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो जज हैं, जो जज साहब हैं, उनका काम कितना अंडररेटेड है। या वो इतने कितना अच्छे कमाल एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं वो इतने अच्छे इंसान हैं, ठीक है, कि आप सेट पे भी हो उनके साथ में बहुत मज़ा आता है। सो कास्टिंग इतनी स्पॉट ऑन है कि एंड क्रेडिट गोज टू वजाहत हुसैन, एब्सोल्युटली क्रेडिट गोज टू वजाहत। और जब पता चला कि राइटर इसके एक होता है ना, किसने लिखा है, शाहजेब खान यार शाहजेब, अच्छा मजे की बात बताता हूँ, जब मुझे पता चला ना कि शाहजेब में लिखा हुआ है, आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल। मैंने कहा यार एक जर्नलिस्ट, ड्रामे का स्क्रिप्ट, और ये मतलब कि वो सेंसिबिलिटी, वो नो हाउ, वो नुआंसेस, डिटेलिंग। फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही कोई प्रोफेशनल राइटर है जो, एंड आई वाज लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि मतलब कि शाहजेब इतना अच्छा लिखा हुआ था, इतनी डिटेल से लिखा हुआ था, विद स्क्रीन प्ले एंड कैरेक्टराइजेशंस एंड एवरीथिंग। सो फिर वो एक बड़ा, इन दोनों चीज़ों ने, एक डायरेक्टर का विजन और स्क्रिप्ट, इन दोनों चीज़ों ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया। और केस नंबर 9 जैसे ड्रामे नहीं आते ज्यादा, हाँ, इस तरह की स्टोरीज का आना, यार कूडोस टू सेवन स्काई एंड जियो, कूडोस टू देम कि इतना बोल्ड और एक इतना दलेर स्टेप लेना इन टुडेज डेट एंड टाइम, जहाँ पर सारे बाकी जगहों पे आप सास बहू के कंटेंट के ऊपर भागम दौड़ चल रही है, रेटिंग भी आ रही है उसकी। सो वो एक फार्मूला से हट के एक चीज़ सोचना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूशन के दौरान कॉर्नर्स कट नहीं करना। होता है ना कि आप प्रोडक्शन में यार चलो यहाँ से स्क्वीज कर लें, यार पता नहीं कैसा जाएगा। वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर सबका इतना बिलीव था, इतना फेथ था, फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस टू डायरेक्टर टू राइटर टू एक्टर्स, एवरीबडी, कि मेरे ख्याल से कि आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो वो यही है कि सबका बिलीफ, अब वो ये ईमानदारी से आप काम करें तो अल्लाह इज्जत देता है। इंस्पेक्टर शफीक वैसे एक अच्छा इंसान है, दिल से अच्छा है, और अभी तक जो उसका कामरान के साथ एक ताल्लुक है, वो आगे जाके कुछ उसको फायदा मिल रहा है या आगे का तो नहीं मैं कुछ बता सकता लेकिन क्या वो एक अच्छा इंसान है या जरूरतमंद है? आई वुड से कि वो बेचारा अपने हालात का मारा हुआ है, ठीक है ना, वो हालात के हाथों मजबूर है, वो जिस एनवायरनमेंट में है उसके हाथों मजबूर है। वन थिंग दैट आई कैन से कि हाँ, वो एक बुरा इंसान नहीं है, और उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। शुरू की एपिसोड्स में जब सबा का कैरेक्टर आता है पुलिस स्टेशन, वो जब मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा था, वो ऐसे वो बहुत एक अच्छा, जब मैं वो पढ़ रहा था मैं वो डर गया था। मैंने कहा इतने बोल्ड सवाल, इतने ख़तरनाक सवाल इस सिचुएशन के अंदर। आई वेंट टू वजाहत भाई, आई वाज लाइक वजाहत भाई ये बहुत ज़्यादा है, ये ज़रा इसको टोन डाउन कर लेते हैं ये।
एंड टू माई सरप्राइज फिर मुझे पता चला शाहजेब ने और वजाहत भाई ने मुझे बताया कि गौहर दिस इज़ अ नॉर्मल SOP, कि जब एक विक्टिम अगर रिपोर्ट करवाने जाएगा उससे ये सवाल होते हैं, नॉट आउट ऑफ एनी एक्सप्लॉयटेशन, बट दिस इज़ अ SOP, एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। लेकिन एग्जैक्टली अंदाज मैटर करता है कि आप किस तरीके से सवाल कर रहे हैं। सो ओवर देयर इट वाज अ डायरेक्टर्स कॉल कि इसको ना हम मिलिशियस रखेंगे ना उसकी कोई इंटेंट बुरी रखेंगे, हम एक जेन्युइन इंटेंट के साथ ये सीन करेंगे। और वो मेरे लिए इन ऑल ऑनेस्टी वो सवाल पूछना वो बहुत ही खौफनाक था मेरे लिए, मतलब कि उस सिचुएशन के अंदर वो एक वाकई बहुत खौफनाक सीन था मेरे लिए। मैं लोगों को पसंद आया था लेकिन करते हुए मुझे और ये जो आप बात बता रहे हैं ये मेरे ख्याल में किसी को भी शायद ना पता हो। हाँ, और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता थी SOPs हैं और... हाँ मुझे नहीं पता थी। मैं खुद मतलब कि आउट ऑफ फियर में गया था अपने डायरेक्टर के पास और राइटर के पास, फिर दोनों ने मुझे बताया कि यार ये SOP है प्रॉपर, और ये आप कोई ऐसे नहीं कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या फिर आप कोई होता है ना कि आपकी कोई और इंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल या आप मतलब कि एक सवालात हैं जो एक पुलिस ऑफिसर ने पूछने अगर FIR काटनी है उसमें। सो वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता चलना, फिर ऑडियंस को पता चलना, ये फिर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वो मेरे ख्याल से जियो और सेवन स्काई को लाइक कूडोज टू देम एब्सोल्युटली। और ऐसे ड्रामा का स्पेशली केस नंबर 9 से माइंडसेट भी बड़ा बदला है यार। आई होप सो कि एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ब्लेमिंग द विक्टिम, ये एक चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है। कि यूजुअली यही होता है कि हम, जैसे इस ड्रामे के अंदर भी दिखाया हुआ है कि अकेले भेज दिया, रात को क्यों गई। सो रादर देन ब्लेमिंग द विक्टिम, आई थिंक जो सस्पेक्ट है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। सो वो इस ड्रामे के अंदर बात हुई है, और एंड आई एम ग्लैड कि मैं जितना भी छोटा मोटा पार्ट हूँ मैं इस ड्रामे का। नहीं सर, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आपका पार्ट आता है ना तो कोई गेम चेंजर चीज हो जाती है। तो सबा कमर से आपकी बात हुई कि शौकत के रोल में भी व्हाई ओनली गौहर, इंस्पेक्टर शफीक व्हाई ओनली गौहर? यार आई जेन्युइनली मुबशिर, आई डोंट नो, ये सबा का प्यार मैं ही कह सकता हूँ कि जब भी उसको कोई टेढ़ा कैरेक्टर नज़र आता है, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर जो वो कर रही होती है, सो आज तक उसकी मुझसे 2 दफ़ा कॉल आई है रिगार्डिंग वर्क। 2 दफ़ा कॉल आई है और दोनों दफ़ा उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली है, शौकत के टाइम पे भी जो डाइजेस्ट राइटर में था और शफीक के टाइम पे भी जो केस नंबर 9 में है, कि गौहर पीपल विल रिमेंबर दिस कैरेक्टर, डू इट। मैंने शौकत भी मना किया था, मैंने शफीक भी मना किया था, ठीक है, दोनों में मुझे सबा ने कन्विंस किया और मैंने उसकी बात सुन ली, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने उसकी बात सुन ली, ठीक है ना। सो व्हाई शी ऑलवेज कॉल्स मी, आई डोंट नो, मतलब कि पता नहीं, हमें पता है, ऑडियंस को पता है क्यों वो कहती है कि आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है यार, मतलब कि मैं आई एम नॉट बीइंग हम्बल, मगर ये जेन्युइन एक बात है कि बड़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बड़ी ऐसी परफॉर्मेंसेस जिनमें बहुत जान मारी है, ठीक है ना, बहुत आउट ऑफ द वे गए, रिसर्च की, मेथड अप्लाई किया, सारा कुछ किया, और ठोस पटाखा निकलती है वो परफॉर्मेंस। और फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके आप अच्छी इंटेंट से करते हैं, सारा कुछ सही करते हैं, और फिर अल्लाह इज्जत भी दे देते हैं, वो अल्लाह के हाथ में है। यहाँ पे ये बात ज़रूर करना बनती है कि सब कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, लेकिन जो सबा, और स्पेशली आप सबा कमर की बात भी कर रहे हैं, वो चाहे अभी फरीदून एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उनके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि ना सिर्फ वो सब कॉन्टिनेंट की सबसे बेहतरीन अदाकार है, दुनिया की बेहतरीन अदाकारों में से, और वो उन्होंने शायद केस नंबर 9 में भी प्रूव किया। बिल्कुल, हमेशा 2000%। आई थिंक सबा कमर, आई मीन जिस बला का नाम है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, आई थिंक शी इज गिफ्टेड। अल्लाह का बहुत ख़ास करम है उसके ऊपर कि एक तो नंबर 1 हर चॉइसेस बहुत बोल्ड होती हैं उनकी चॉइसेस। केस नंबर 9 वाज़न्ट एन ईजी प्रोजेक्ट, साइकोलॉजिकली इट टेक्स अ टोल ऑन यू। सो इस तरह की चॉइसेस करना, और अगर आप देखें उनकी ट्रैजेक्टरी, उनकी चॉइसेस, उनके ड्रामाज या फिल्में, सो उन्होंने बहुत मुख्तलिफ चीज़ें की हैं। सो दैट शोज़ द ऑनेस्टी टूवर्ड्स द क्राफ्ट बेसिकली। वो सिंपल एक फार्मूला भी पकड़ सकती थी
कि यार अच्छा बस सास बहू हिट हो रहा है, चपेड़ें हिट हो रही हैं, ठीक है ना, मैं यही करती रहूँ. बट शी चोज नॉट टू, एंड विच इज़ वेरी ब्रेव ऑफ हर. सो आई थिंक वो बिल्कुल फरीदून बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट एंड विदाउट एनी डाउट आई वुड से कि मैं लाइक वो दुनिया की भी बहुत अच्छी एक्टर है. अच्छा, ऐसा क्या होता है, क्योंकि हम ड्रामे देखते रहते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई ड्रामे चल रहे होते हैं, कोई एक ड्रामा वही कास्ट में स्टैंड आउट कर जाता है जो एक रैंडम ड्रामे में वो क्लिक नहीं कर पाता. क्या उसमें स्टोरी का इम्पैक्ट होता है या एक केमिस्ट्री होती है ऑन स्क्रीन, क्या आपके ख्याल में? मुबशर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजर जो फैक्टर होता है वो डायरेक्टर होता है, इन ऑल ऑनेस्टी. आपका स्क्रिप्ट भी बुरा हो सकता है, ठीक है, आपकी केमिस्ट्री बुरी हो सकती है, सब चीज़ें बुरी हो सकती हैं. अगर डायरेक्टर अच्छा है तो वो बहुत सारी चीज़ें बचा लेता है. आपकी बुरी परफॉर्मेंस को भी वो कहीं ना कहीं से बचा लेता है, ठीक है, बुरे कंटेंट को कहीं ना कहीं से बचा के ठीक कर लेता है. सो डायरेक्टर एक अच्छा होना, ठीक है, इसका मेरा तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है. वो यही है कि आई सिंपली सरेंडर माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ माई डायरेक्टर. मैं स्क्रिप्ट बाद में पढ़ता हूँ, मेरे लिए कंसर्न ज़्यादा होता है कि यार डायरेक्टर कौन है. सो क्योंकि मैंने उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देना है. मेरी बहस नहीं है, मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है, मेरी कोई टसल नहीं है फिर मेरे डायरेक्टर के साथ. सो डायरेक्टर बहुत मैटर करता है. एंड येस, यू हैव सेड इट वेरी राइट. बहुत आपने सही बात की कि हम वही एक्टर हैं जो किसी और ड्रामे के अंदर, किसी और सेटिंग के अंदर कोई नोट भी नहीं करेगा, शायद किसी को याद भी नहीं होगी हमारी परफॉर्मेंस. फिर हम वही एक्टर हैं जो एक और ड्रामे में आते हैं, ठीक है ना, और शाइन कर जाते हैं, और बाज़ औक़ात तो आउट शाइन कर जाते हैं, ठीक है. सो मुझे ये लगता है कि हमारा तो वही सांचा है, ठीक है ना, बस विजन चेंज हो रहा है, डायरेक्टर का विजन चेंज हो रहा है, ठीक है ना. पहले हमने एक डायरेक्टर के साथ काम किया जिसने अजीब से तरीके से काम किया तो वो नहीं इतना आउटशाइन किया. फिर एक डायरेक्टर के साथ काम किया जिसने बहुत ईमानदारी से काम किया और वो आउटशाइन कर गया. सो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर. आपके काम को जितनी वैल्यू दी जानी चाहिए उतनी शायद मेरे ख्याल में नहीं मिल रही, लेकिन यार बहुत आपने कमाल के काम किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसपे आपने बड़ा दिल लगा दिया, जान लगा दी, लेकिन वो क्लिक समझ नहीं आया. हाँ, क्लिक नहीं हुआ. जिस तरह अक्सर मैं कंटेंट क्रिएटर से पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी वीडियो है जिसमें बड़ी मेहनत की थी कि यार ये तो, लेकिन वो वायरल नहीं होती. आपका कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि लोग वो देखें जरूर? अच्छा, मजे की बात बताता हूँ. 2012 के अंदर एक फिल्म रिलीज हुई थी. पाकिस्तान में तो बाद में रिलीज हुई थी, इंटरनेशनली पहले रिलीज हुई थी, जो कि मेरी पहली फिल्म थी. सीडलिंग्स नाम था उस फिल्म का. अच्छा. उर्दू में उसका उर्दू टाइटल था लम्हा. लम्हा, ठीक है ना. वो मेरी पहली फिल्म थी, ठीक है. सो 2012 के अंदर एंड आई गॉट नॉमिनेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. अच्छा. या सो वो यहाँ पे रिलीज हुई और वो मेरे ख्याल से 2014 के अंदर रिलीज हुई. ज़्यादा लोगों ने शायद देखी भी नहीं. सो आई थिंक वो एक फिल्म है दैट आई वुड रिकमेंड कि पाकिस्तान की ऑडियंस, इंटरनेशनली तो लोगों ने देखी थी, लेकिन पाकिस्तान की ऑडियंस शुड वॉच इट. यूट्यूब पर है? यूट्यूब पे भी आएगी, अभी आएगी आना. आई मीन आई टॉक टू द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, आई थिंक कब आएगी. जबरदस्त. तो ये जो मैंने इंट्रो में भी कहा कि चाहे वो फिल्म नीलोफर हो, उसमें भी आपका फिरोज का रोल है, लंदन नहीं या वो उसके अंदर गेस्ट अपीयरेंस है, एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस यू कैन से. लेकिन वो कहीं ना कहीं एक लक फैक्टर है ना, लेजेंड ऑफ मौलाजट. यार लेजेंड ऑफ मौलाजट में तो मतलब बहुत लोग थे. लक यू कैन से, आई वोंट डिनाई इट कि हाँ एक आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि ये इस तरह हो रहा है. तो फवाद खान और माहिरा, फवाद के साथ मेरे ख्याल में आपने 3 मूवीज की हैं, नीलोफर, लेजेंड ऑफ मौलाजट, मनी बैक गारंटी, और माहिरा के साथ भी. तो कैसा उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है? फवाद भाई के साथ? Yes. यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तभी 3 फिल्में कर ली मेरे ख्याल से. फवाद भाई, आई विल टेल यू समथिंग, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी जेनरस. उनका एक बहुत उनको बड़ा ये बिलीफ है कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ और मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ उनका. और इसीलिए वो कहते हैं कि इवन नीलोफर के अंदर भी कि वो पहले एक गेस्ट अपीयरेंस थी, फिर कुछ चीज़ें चेंज हुई, ऑल्टर हुई, फिर उन्होंने ये सीन लिखा और फिर उन्होंने कहा कि आई थिंक गौहर से ही करवाना चाहिए. सो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि ही थिंक्स कि मतलब कि गौहर कैन डू जस्टिस टू
द कैरेक्टर्स दैट ही थिंक्स. बट 3 फिल्में उनके साथ करना बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, काफ़ी लर्निंग सीखने को मिलता है उनसे, क्योंकि उनका मेथड और उनका जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है जो मेरा प्रोसेस है. इन ऑल ऑनेस्टी उनका बहुत डिफरेंट है. सो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. सो ये है कि मज़ा आता है. और हाँ यार, फवाद भाई हैं. तो फिल्म नीलोफर के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुछ लोगों के राय के मुताबिक कि वो उस तरह नहीं पसंद आई लोगों को, लेकिन कुछ लोगों ने उसको कंपेयर किया कि ऐसी मूवी जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आती है. आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है फिल्म नीलोफर को लेके? क्या रिव्यू है? आपको लगता है कि उसको ज़्यादा एक माइलेज मिलनी चाहिए थी? यार अच्छा, मैं इसके बारे में ना एक चीज़ का बड़ा मेरा ना फेथ है एक चीज़ के ऊपर, और वो ये है कि हर चीज़ का ना एक वक्त होता है. बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं दुनिया के अंदर जो शायद अपने टाइम से पहले बन जाती हैं, ठीक है ना, जो उस वक्त लोगों को नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में समझ में आती हैं और फिर वो क्लासिक बन जाती हैं. ठीक है, अगर बॉलीवुड आज की एक फिल्म थी तमाशा, ठीक है, जिसकी रेटिंग और मल्टीपल इस तरह की एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अगर मैं कोट करना शुरू करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है फिल्मों की. चलिए सबसे क्लीशे एग्जांपल देता हूं, अंदाज अपना अपना. ठीक है ना, बॉक्स ऑफिस फ्लॉप था, आज कल्ट क्लासिक है. ठीक है, वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है, मतलब कि नीलोफर और अंदाज अपना अपना का. लेकिन मुझे ये लगता है कि नीलोफर in its due time will become the classic of Pakistani film archive. वो पोटेंशियल है इसके अंदर कि अगर आज कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही ना, जो लोग कह रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ ये बात करते हुए, कि अगर आपको आज नहीं समझ में आ रही, अगर आपको लग रहा है कि ओ यार ये जो भी है, तो इवेंचुअली दिस फिल्म, क्योंकि उसकी जो एसेंस है उस फिल्म की और जो स्पिरिट है वो बहुत ऑनेस्ट है. और कोई भी ऑनेस्ट चीज़ जो होती है ना, वो अपना ड्यू क्रेडिट लेकर ही मतलब के आर्काइव में जाती है. अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो रंगरेज़ा मेरी एक फिल्म थी, ठीक है, वसीम वाले जिसके अंदर कैरेक्टर था. रंगरेज़ा वाज अ फ्लॉप फिल्म, बॉक्स ऑफिस पे टैंक हो गई थी वो फिल्म. ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी. मगर आज समझने वालों को पसंद आई थी. मगर आज कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 2017 में आई थी वो फिल्म. 9 साल हो ठीक है, 9 साल हो गए. 9 साल के बाद आज भी लोगों को वसीम वाले का कैरेक्टर याद है. क्या उसके अंदर आपने ढोल की बजाई थी, मैं मिला एक. सो माय थिंग इज कि किसी भी ईमानदारी से की हुई चीज़ का ड्यू क्रेडिट आपको मिल जाता है. शायद उस वक्त ना मिले, मगर इवेंचुअली आपको ज़रूर मिलता है. सो नीलोफर, मेरा एक मानना है कि अगर आज जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही, आगे जाके इट विल गेट दैट prestige of becoming the classic in the archive of Pakistani films. आप कहीं आगे चल के शोएब अख्तर का रोल भी करने वाले हैं? जी मैं कर चुका हूँ. रावलपिंडी एक्सप्रेस एक फिल्म है जो कि आनी है, हो गई, शूट हो गई है. क्योंकि मैं तो शोएब अख्तर का बहुत बड़ा फैन, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ उनका. तो और मैं चाहूंगा कि आप किस तरह से शोएब अख्तर के यार पॉजिटिव्स को लेके चले, नेगेटिव्स को. यार दोनों बिकॉज आई मीन इवन नेगेटिव्स आर अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी. और बड़ा एक मतलब कि उफ क्या कैरेक्टर है यार वो. एक आई मीन लाइक मेरे जो कोच थे ना, जो मुझे ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि शोएब अख्तर इज अ माइंडसेट, वो कैरेक्टर नहीं है सच. ठीक है ना, आप उसको कैरेक्टर समझ के मत प्ले करें, आप उसको एक माइंडसेट समझ लें कि आपने शोएब अख्तर अगर बनना है ना, तो आपको उस माइंडसेट में आना है. और वो एक क्या वो एक माइंडसेट है यार. ठीक है, कि जिस बंदे का जो एक दहशत, तो एक बाय मीन बड़ा अंडरस्टेटमेंट है मेरी नजर. ठीक है ना, उस बंदे का ऑरा था यार. ठीक है ना, और उस दौर के अंदर मतलब कि कमाल. सो आई मीन प्लेइंग शोएब अख्तर वाज एक्चुअली आई मीन एन एब्सोल्यूट ऑनर.
बस एक चीज़ हुई थी कि मुझे ज़रा ट्रेनिंग का कम वक्त मिला था फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। वो ज़रा टाइम कम मिला और शेडो वर्क का टाइम नहीं मिल सका, बट आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई शुएब अख्तर से मुलाकात हुई? नहीं, उनसे नहीं मुलाकात हो सकी क्योंकि यार वो प्रोड्यूसर और मैं लाइक शुएब भाई के आपस में कोई मसले चल रहे थे, आई डोंट नो। सो उसमें मैं सफ़र कर गया, मेरा जो होमवर्क था वो ज़रा सफ़र कर गया उसके अंदर। सो वो एक चीज़। शुएब भाई ने ये नहीं कहा मैं ही रोल कर लेता हूँ क्योंकि खुद भी तो वो है यार वो आई मीन लाइक वो कमाल, मतलब कि वो एक माइंडसेट है यार। वो मुझे लगता है कि जो हम जिस जेन जी की बात करते हैं, जो आजकल जिसने 99 वर्ल्ड कप नहीं देखा ना, शुएब अख्तर का वो पीक था। और वो जो डराया हुआ था, लड़ाता था वो बंदा, और यार उसके स्पेल्स आपने यकीनन देखे होंगे। हाँ, फिर मेरे पास, क्योंकि मेरे पास शेडो वर्क का टाइम नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ यही था कि उनकी जितनी आर्काइव्स हैं, यानी कि जो भी यूट्यूब के ऊपर जितनी भी एक्सेस। आपने वो देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी जी 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 पहले वो ऐसे डरा रहे हैं मैथ्यू हेडन को, ऐसे देख रहे जिस तरह खा जाएंगे। अरे यार एम्पायर डरते थे उस बंदे से यार। क्रिकेटर तो छोड़ दें आप, ठीक है, एम्पायर को वो अगर बोल रहा है तो एम्पायर कह रहा है बैट्समैन को कि यार आप चुप हो जाए, मतलब कि क्या बात कर रहे हैं। और दहशत सिर्फ ये थी कि वो बंदा बॉल के साथ क्या करेगा वो एक अलग बात है, वो जो अपने रन अप जा रहा है ना, ठीक है ना, वो कहने वाले यार उनका मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोगों ने एक मेडअप जो इनका क्लासिक जूता जो पहनते थे, हाँ, जिसके नीचे स्पाइक्स लगे होते थे, ठीक है ना, अब वो जूता बनवाया और वो मैंने पहना। यार आई किड यू नॉट, वो इतना भारी जूता है, ठीक है, और वो कहाँ से मतलब कि बाय द एंड ऑफ द मूवी, क्योंकि आप उस माइंड सेट में इतना होते हैं ना, इतना होते हैं, बाय द एंड ऑफ द मूवी, जिस दिन आखिरी स्पेल शूट हो रहा था, जब तो आखिरी स्पेल था मैचेस का, जहाँ पे मैंने बॉलिंग करानी है। अच्छा, बॉलिंग जो है अब मैं करवा रहा हूँ जो क्लब के प्रॉपर प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, ठीक है ना, उनको मैं बॉलिंग करा रहा हूँ। और मेरा माइंड सेट बिल्कुल वो था, और मैं उसी तरीके से तड़ियाँ दे रहा हूँ, मैं उसी तरीके से बाउंसर्स मार रहा हूँ, मैं उसी तरीके से यॉर्कर मार रहा हूँ। यॉर्कर मारने के बाद मतलब कि तैसी वाला सीन है फुल, ठीक है ना, भाई मैं क्रेजी हुआ हूँ कि वो क्लब के क्रिकेटर आगे ना मेरे कोच कहते हैं कि सर इसको समझा लें वरना मेरे को चक्का चौका मार देंगे टाइप। तो मेरे कोच ने मेरी तरफ देखा है, उनकी तरफ देखा है, उसका मारो उसको, ठीक है। और मैंने बाउंसर बीमर्स मारे हैं मैंने बकायदा। यार मैं वो बंदा जिसका भागने का स्टांस ठीक नहीं था जब मैंने फिल्म स्टार्ट की, मेरा भागने का स्टांस ठीक नहीं था। बेसिकली आपका ना एक फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है ना, बिफोर बिकमिंग द क्रिकेटर, ठीक है, पीसीबी के अंदर यो टेस्ट भी कहते हैं उसको, ठीक है ना, उसका रनिंग वगैरह स्टांस, आपका सारा बैलेंस वगैरह सारा चेक करते हैं। मैं फेल था उस टेस्ट के अंदर, ठीक है ना, मैसिवली फेल था। और उन्होंने कहा कि ये आप मत करवाएं इससे, मतलब कि तो जो कोच था मेरा यार, वो कमाल आदमी यार, आई एम सो सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ठीक है, कमाल आदमी। उस बंदे का बिलीफ था कि ये कर जाएगा, ठीक है। और मैं आपको अगर वीडियो दिखाऊं अपनी, कि जब मैं पहले दिन गया था, मैं देखना चाहूंगा, मुझसे भागा नहीं जा रहा था मुबश्शिर सही तरीके से। वो प्रॉपर बॉलर्स का स्टांस होता है भागने का, और शुएब अख्तर की तरह फिर भागना है आपने, कि जहां पर सीना चौड़ा करके और आपकी ये स्ट्राइड्स जा रही हैं, टप टप पैर मार रहे हैं, लंबे बाल, और ये आपने हाथ यहाँ से लाकर ये। सो इंजरीज बेइंतहा हुई मुझे, अच्छा, बेइंतहा इंजरीज हुई मुझे। और वो फिल्म करने के बाद मेरे लिए यार, भाई जितने बॉलर्स हैं, कसम से हम लोग यहाँ बैठ के आराम से बोल देते हैं ना कि ओहो, मतलब कि फॉर्म में क्या हो गया, फॉर्म में नहीं। ब्रो, ह्यूमन एनाटमी के अगेंस्ट है बॉलिंग। हमारी ह्यूमन बॉडी की जो एनाटमी है वो बॉलिंग के लिए नहीं बनी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स जो हैं उसके लिए नहीं बनी, ठीक है ना। आप स्टांस देखें, अपनी स्ट्राइड्स देखें, अपनी बॉलिंग का सारा कुछ देखें, यूं आना है, आपका शोल्डर, आपका नेक, सब आपका उड़ जाता है। शुएब अख्तर का अगर आप करियर देखें तो इंजरीज से भरा हुआ है, घुटने खराब, एंड हैमस्ट्रिंग, एंड आई किड यू नॉट, उस वक्त हम लोगों को लगता होगा कि यार शायद बहाने मार रहे हैं। कोई बहाने नहीं थे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, एक भी बहाना नहीं था, ठीक है ना, जिसको भी लगता होगा, एक भी बहाना नहीं था।
आप बॉलिंग कराकर तो देखें खुदा की कसम। तो आप उस कैरेक्टर में आए कैसे जब आपकी शोएब अख्तर से उस तरह वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई? डायरेक्टर ने समझाया या एक हाइलाइट्स देख के आपने आइडिया लिया? यार इन ऑल ऑनेस्टी हाइलाइट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं शोएब भाई का मतलब कि इतना मैंने उनका मटेरियल देखा, यूट्यूब पे हर रोज सुबह उठ रहा हूँ। आपको पता है ये यहाँ के मैंने देखा बिलीव लिखा हुआ था, मैं अपने लैपटॉप पे एक तो बिलीव लिखा हुआ है, लिव योर ड्रीम्स लिखा हुआ है और शोएब अख्तर की पिक्चर। सर मैं शोएब अख्तर की वीडियोस देख के, विकटें, हाइलाइट्स देख के इतनी मोटिवेशन मिलती थी कि यार ये बंदा अगर ऐसे करके, यार मैं वही बता रहा हूँ ना, स्टोरी है पूरी। सर मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा भागने का स्टांस ठीक नहीं था। फ्रॉम देयर टू बिकमिंग शोएब अख्तर एंड ट्राइंग टू बोल लाइक हिम, यू कांट बोल लाइक हिम। ये मैं आपको फैक्टफुली बात बता रहा हूँ, यू कांट बोल लाइक हिम, ऑल यू कैन डू इज ट्राई टू बोल लाइक हिम। ठीक, वो इन ऑल ऑनेस्टी मुझे सिर्फ शोएब अख्तर का जो माइंड सेट था ना, मुझे उसने हेल्प किया कि मेरी इतनी बुरी इंजरीज होती थी, ठीक है ना, मगर मैं कहता था कि करेंगे, मुझे शोएब अख्तर के साथ तगड़े आना है, ऐसी की तैसी ऊपर से आना है। और यार मुझे अपना वो आखिरी दिन याद है कि जब मैं क्लब के क्रिकेटर्स को बाउंसर्स मार रहा हूँ, यॉर्कर, मेरी बॉल यार यहाँ तक नहीं पहुंचती थी मतलब के, और मेरा एटीट्यूड वही कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा तुझे, तू होगा क्लब का क्रिकेटर, अपने घर पे होगा, इस वक्त मैं तुझे खा जाऊंगा। मतलब कि वो माइंड सेट है यार आपका। एंड ब्रो आप उस माइंड सेट में ना अगर कुछ भी कर सकते हैं। जो शोएब अख्तर कहता था ना, जो उसके इंटरव्यूज हैं, जो उसका बिलीफ है कि मैं स्टार बनूंगा, अगर आप उस माइंड सेट में रहें आप बन जाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। और उस माइंड सेट को वो ड्यू रिस्पेक्ट भी नहीं मिली। हाँ, आज शोएब अख्तर को किसी उस लेवल पे कहते हैं, वो यंगस्टर्स को, अंडर 19 के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, बच्चों में सिर्फ मोटिवेशन से वो पता नहीं क्या कर रहे। या मेरे ख्याल से उस बंदे को ना लाइक बॉलिंग वगैरह नहीं सिखानी चाहिए, ठीक है ना, उसको ना मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए। बिल्कुल सही, वो कमाल। मैं बता रहा हूँ कि मेरा बड़ा एक ये ख्वाहिश ही रह गई कि काश वो मुझे शैडो वर्क का टाइम मिलता मुझे, मगर उनकी मैंने इतनी मटेरियल देखा, उनकी बातें सुनी, उनका वो इवेंचुअली पहले। अच्छा, उनका एक्सेंट भी अपनाया? नहीं, अच्छा, आई डिडंट ट्राई टू मिमिक हिम। ये मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट डाली थी कि मैंने कहा था कि आई वोंट मिमिक हिम, वरना वो बहुत ऑडियंस कैसे रिलेट करेगी। ठीक है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर उस माइंड सेट, मैं आपको वही कह रहा हूँ, शोएब अख्तर इज अ माइंड सेट, इज नॉट अ कैरेक्टर। आप उस माइंड सेट के बंदे को देखेंगे ना, आपको शोएब अख्तर की झलक नजर आ जाएगी उसमें। और यही दिखाना है आपने ऑडियंस को, ये नहीं कन्विंस करना कि यार देखें मैं शोएब अख्तर की तरह बात करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। नहीं, आपने वो शोएब अख्तर का माइंडसेट दिखाना है। अगर उस कैरेक्टर में झलक नजर आ गई ना शोएब अख्तर की, आप कन्विंस हो जाएंगे एज एन ऑडियंस। सो शोएब अख्तर मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, वो कैरेक्टर नहीं है, वो एक माइंडसेट है। आप उसको माइंडसेट की तरह देखें। बेहतरीन बात किया आपने। अच्छा गौर भाई, अब इस बात से लेके कि एक तरफ शोएब अख्तर का रोल, एक तरफ इंस्पेक्टर शफीक जैसा रोल, एक तरफ यानी ये वसीम और मुख्तलिफ रोल्स, एक एक्टर पे या आपकी पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता? एक तरफ आप बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर में, एक तरफ आप ऐसे हो गए यार, नहीं ट्रांजिशन को। अच्छा, इन ऑल ऑनेस्टी मतलब कि मेरा ये जरा एक अच्छा रहा कि ट्रेनिंग जरा थिएटर की थी मेरी, तो उससे बड़ी हेल्प मिलती है आपको डिस्कनेक्ट करने में। अच्छा, ठीक है ना, कि आपने अपने कैरेक्टर्स के साथ डिस्कनेक्ट किस तरह करना है, वो बड़ा ज़रूरी है, एक पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। सो वो बड़ा आसान रहता है मेरे लिए। आई मीन आई डोंट ब्रिंग दैट बैगेज टू माई सैनिटी, ठीक है ना, माई सेंक्चुरी। बेसिकली मैं घर पे नहीं लेकर आता कैरेक्टर्स को। मेजॉरिटी एक्टर्स करते हैं इस तरह, एंड आई डोंट ब्लेम देम। हाँ, आमिर खान वाइब नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई सारा नहीं, साल उसी के तिब्बत की पहाड़ियों में जाके मेडिटेट कर रहा हूँ, कोई नहीं भाई, इतना मेथड का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, अक्षय कुमार माइंडसेट। अक्षय कुमार देखिए, नहीं देखो, अक्षय कुमार भी मुझे थोड़ा सा डिसऑनेस्ट लगता है अपने काम के साथ, मगर ऑनेस्टी रखता हूँ मैं काम के साथ, ठीक है, मगर मेरा शायद मेथड डिफरेंट है। मेरा वो एक मेथड नहीं है कि भाई अच्छा मैंने तिब्बत की पहाड़ियों में जाके मेडिटेट करना है और 6 महीने कमरे के अंदर बंद रहना है और जनरल। आपके लिए डिस्कनेक्ट करना आसान है? मेरे लिए डिस्कनेक्ट करना आसान है। और उसकी एक बहुत जी, मेरा ये होता है कि यार आप शुरू में मैं पूरा एक स्ट्रक्चर विजुलाइज कर लेता हूँ अपने दिमाग में, ठीक है ना, कि यार अच्छा ये कैरेक्टर है, ये कुछ नुआंसेस होंगे इसके, ये कुछ चीज़ें होंगी। आपने शुरू में मेहनत कर ली,
एक ढांचा बना लिया मैंने, ठीक है, कैरेक्टर का, उसी स्ट्रक्चर में। अब बस अब मैं चुप करके बैठ गया हूँ, सुकून से बैठा हूँ। अब मैं जब सेट पे जाऊंगा, अच्छा मेरा लोगों का होता है ना कि तिब्बत की पहाड़ियों में जाके उन्होंने मेडिटेट करके मेथड करना है, मेरा डिफरेंट है। मेरा अगेन इट्स अ वियर्ड मेथड। मुबशिर, मैं जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, फॉर सम ऑड रीजन आई ट्रांजिट इनटू दैट रोल। सो मेरे लिए वार्डरोब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब वर्दी पहनता था ना केस नंबर 9 पे, आप उस मैं यूं ही इंस्पेक्टर शफीक के कैरेक्टर में आता था, क्योंकि उसका ढांचा मेरे दिमाग में बना हुआ है कि यार अच्छा ये सारा कुछ। अब वो जो ट्रांजिशन गौहर है, नहीं, मैं इंस्पेक्टर। हाँ, वो जो डिस्कनेक्ट है ना गौहर का और इंस्पेक्टर शफीक का, वो कॉस्ट्यूम देता था मुझे। अब ये मैंने वर्दी पहन ली है तो गौहर हो गया डिस्कनेक्ट, इंस्पेक्टर शफीक है। अब ये मैंने वर्दी उतार दी, इंस्पेक्टर शफीक डिस्कनेक्ट। नाउ आई कैन रिलेट, जब शोएब अख्तर की किट और जूते पहनते होंगे तो मैं जब जूता पहनता था ना शोएब अख्तर का, ठीक है ना, रावलपिंडी एक्सप्रेस में, वो मेरा माइंड सेट ऑन हो जाता था उस वक्त मुझसे सेट के ऊपर भी कोई बात ना करे। उस वक्त मैं हूं वो बदतमीज। और फास्ट बॉलर अगर एग्रेसिव नहीं है, वो फास्ट बॉलर नहीं है। और उन्होंने इसे कहा डिस्कनेक्ट एक और तरीके से भी आप करते हैं, और वो है प्ले स्टेशन। सर, ठीक है सर। और प्ले स्टेशन में आपकी एक पार्टनर है जी, जी, जी। आपकी लाइफ पार्टनर, जो मेरी लाइफ पार्टनर। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि कुबरा के बारे में भी आप बताएं। जी। आपने अक्सर जिक्र किया होगा, लेकिन किस तरह बात शादी तक पहुंची, फिर आपके मदीना मुनव्वरा में निकाह आपने किया, मक्का में, मक्का मुकर्रमा। तो माशाल्लाह। वो सारा, और प्ले स्टेशन में फिर आप जी 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 खेलते हैं। सो बेसिकली प्ले स्टेशन पे लगाने वाली मेरी बेगम हैं, जिन्होंने मुझे प्ले स्टेशन की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। और अब वो कभी कभार रिग्रेट भी करती है इस चीज़ को। लेकिन यार गेमिंग नो डाउट मेरे लिए इफ एनीथिंग इट्स वेरी थेरेप्यूटिक फॉर मी। सो बहुत से लोगों के लिए एडिक्टिव होती है ना, कि एडिक्टिव होती है, बिल्कुल होती है। आई वोंट डिनाई दैट। मगर माई थिंग इज कि एक एज पे, एक टाइम पे आपको गेमिंग ऑप्ट करनी चाहिए एज अ हॉबी या एज अ टाइम पास या एज ए वट एवर, ठीक है, रीज़न। क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, ठीक है ना। पहले इतनी जल्दी मत इंडल्ज हो आप गेमिंग में। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड, बीइंग अ गेमर माई सेल्फ, ठीक है। आप इतनी जल्दी मत इंडल्ज हो गेमिंग में। आप एक, या फिर अगर होना भी है तो एक टाइम लिमिट के अंदर रहकर गेमिंग करें, क्योंकि बहुत कंज्यूमिंग है। मुझे अनवाइंड करने में बहुत हेल्प करती है गेमिंग, बट एट माई एज, ठीक है, वेयर आई एम राइट नाउ, ठीक है, सो वहाँ पर गेमिंग मुझे समझ में आती है। मुझे दिमाग पे सवार नहीं होती मेरी गेमिंग, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल ही सारी दुनिया छोड़ दूंगा, बट सो गेमिंग इज अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत हेल्प करती है, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो एक लिमिट में रहकर करें, एक प्रोपोर्शन में रखते हुए करें, टाइम लिमिट्स रखें अपने। लेकिन ये बड़ा परफेक्ट कॉम्बो है कि लाइफ पार्टनर आपका, आप आराम से आप लोगों ने बैठना है गेम खेलने। हाँ, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेसिंग है कि हम दोनों को गेमिंग का बहुत शौक है। और ये उन लोगों के लिए भी मैं चाहूँगा आप वो मैसेज दे सकते हैं, जो घर में अगर मसले मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि इतनी आपने और चीज़ें खोली होती है। हाँ, अब आराम से एक गेमिंग पे आओ, उधर हराओ, ठीक है ना, जो गुस्सा वहां निकालो। ठीक है ना। सो गेमिंग हम दोनों को बहुत शौक है, और मेरे से पहले वो, आई मीन लाइक शी वाज इनटू प्ले स्टेशन, शी स्टिल इज, एंड शी इज अ बेटर गेमर देन आई एम। सो वो हम दोनों का बहुत एक ये अच्छा है कि हम लोग बोर नहीं होते। यूजुअली कपल्स जो मैंने देखा है कि वो आपस में बोर होना शुरू हो जाते हैं, हम दोनों आपस में बोर नहीं होते, क्योंकि हमारे पास करने को बहुत कुछ है। कुछ नहीं तो हम गेमिंग ही शुरू कर देंगे, ठीक है ना। और अगर गुस्सा चढ़ा हुआ है तो फिर गेमिंग में ही मारेंगे, ठीक है ना। और अगर मैं मिला, तो गेमिंग ही वो फैक्टर था जिसकी वजह से आप लोग मिले, या एक होता है ना ग्रुप बन जाता है उसमें? नहीं, मी एंड कुबरा वर लाइक फ्रेंड्स बिफोर गेमिंग। गेमिंग तो मैंने मेरे ख्याल से कोविड में स्टार्ट की थी 2020 के अंदर।
जहाँ पर आई मीन अगेन शी इंट्रोड्यूस मी टू गेमिंग इन कोविड एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग वो एक फैक्टर हो गया, वो एक फैक्टर। लेकिन 2020 में आया तो हम लोग दोस्त उससे बहुत पहले के थे, सो वी वर फ्रेंड्स बिफोर दैट। वो गेमिंग वाजंट द फैक्टर आई वुड से। गेमिंग अब शादी के बाद आके एक बड़ा मेजर फैक्टर है, कि जहाँ पर हम लोग दोबारा से मतलब कि कभी कभार रिकनेक्ट भी करते हैं, ठीक है, अनवाइंड भी इकट्ठे करते हैं। और अगर दुनिया से हम दोनों बहुत होम बॉडीज किस्म के लोग हैं, हमें बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, सो वो डिस्कनेक्ट भी हम लोग करते हैं। सो वो एक बड़ी कॉमनैलिटी है हम दोनों के अंदर इस चीज़ को लेके। और मक्का मुकरमा में जो निकाह हुआ, सो निकाह जो हुआ वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम दोनों की ये ख्वाहिश थी एट द टाइम व्हेन बोथ ऑफ अस वर लाइक फ्रेंड्स। हम दोनों की इंडिविजुअली ये ख्वाहिश थी कि यार जब भी हमारा निकाह हो इंडिविजुअली तो मक्का में ही हम दोनों की ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह ने कुछ ऐसा सबब बनाया कि हम दोनों की आपस में ही शादी हो रही थी। सो बट देन बोथ ऑफ अस वर लाइक यार इट्स गिवन कि अब तो करना ही वहाँ पर है। और अल्लाह का बहुत दोस्त गए पूरा एक एग्जैक्टली ग्रुप जाके, हाँ, और वो अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि निकाह वाले दिन कुबरा की बहुत ख्वाहिश थी कि वो हमेशा ना होता ना कि ख़वातीन थोड़ा सा फैंटेसाइज भी करती हैं, सो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मतलब कि निकाह वाले दिन गौर सोचो अगर बारिश हो जाए ये वो सारा कुछ। एंड अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन जिस दिन हमारा निकाह था बारिश नहीं लेकिन हल्की सी ड्रिजलिंग हुई थी। सो वो एक बड़ा हाँ एग्जैक्टली सो वो एक बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपको फीलिंग आती है। और आज नाउ टुडे व्हेन आई लुक बैक एट इट कि पूरी फैमिली को लेकर जाना, दोस्तों को लेकर जाना, ये सारा कुछ करना उस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा था, ठीक है ना, कि यार कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे सब। मगर अल्लाह का शुक्र है सब स्मूथली हो गया, सब बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पहला उम्रा मेरी बीवी के साथ था, सो वो अल्लाह का बहुत शुक्र है। बेहतरीन। गौर भाई, लास्ट आखिरी बात मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर बात करें। और बहुत से लोग आजकल ब्रेकअप्स होते हैं, शादियाँ होती हैं, डिवोर्सेस हो रही हैं, जो भी मामला हैं वो एक अलग, एक अटेंशन स्पैम भी शायद कम हो गया है, लोगों में अदम बर्दाश्त भी एक चीज़ है। आपके ख्याल में व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट मैरिड? देयर इज़ नो राइट एज टू गेट मैरिड। ये सारी बातें, ये I mean no disrespect to anyone, but in my experience ये सब बातें हैं कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए, ठीक है ना, लड़का लड़की इकट्ठे ग्रो करते हैं, फिर बच्चा होगा तो जब तुम इतने साल के होगे, वो इतने साल के होगा तो तुम्हारे यहाँ खड़ा होगा। ये बड़ी अच्छी बातें हैं, मगर ये सारी सेकेंडरी बातें। उससे पहले एक लड़का और एक लड़की के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग, एंड मोर देन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टॉलरेंस, एबिलिटी टू लेट गो, ठीक है, एबिलिटी टू फॉरगिव एंड मूव ऑन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब बहुत मैटर करती हैं शादी के अंदर, ठीक है। एबिलिटी टू लव अनकंडीशनली, ठीक है, ये बहुत मैटर करती हैं। इसके लिए कोई एज स्पेसिफिक ये कोई चीज़ नहीं है कि यार यू हैव हिट 25 नाउ यू शुड गेट मैरिड, नो। हमारे यहाँ तो यही है ना कि ये हमारे यहाँ, हाँ, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। शादी जो है वो एज स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये एक आउट ऑफ मैनी, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि शादियाँ ख़राब होती हैं, जिसकी वजह से मैंने इतने मर्द हजरात को देखा है, ख़वातीन को भी देखा है, जो वाइल बीइंग इन अ मैरिज दे ऑप्ट टू चीट। अगर आप एक शादी के अंदर लॉयल नहीं रह सकते ना, प्लीज़ शादी मत कीजिएगा। अगर आप लॉयल नहीं रह सकते फॉर लाइफ प्लीज़ शादी मत कीजिएगा। आपके जो ख्वाहिशात हैं, जो आपके चाह हैं, ठीक है, वो आप पूरे कर लें, उसके बाद आप शादी करें। क्योंकि
जब आप शादी करेंगे तो चाहे मर्द है या औरत है, किसी की ज़िंदगी आपके साथ अटैच्ड है, तो किसी की ज़िंदगी मत ख़राब करें। उससे बेहतर है कि आप सिंगल रहें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। द रीज़न वाई ब्रेकअप्स इतना होना शुरू हो गए हैं क्योंकि बर्दाश्त ही नहीं है अब हमें। अब आपकी कोई बात मुझे बुरी लगेगी तो मैं कोई ना कोई टैग आप पे लगा दूंगा, ठीक है ना। इमोशनल इंटॉलरेंस हो सकती है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, बड़ी टर्म्स आ गई हैं, डिप्रेशन आ गई है, एंग्जाइटी आ गई है। भाई सच्ची बात है, मैं जब 25 या 30 का था, मुझे ये इन वर्ड्स का पता भी नहीं था। डिप्रेशन, एंग्जाइटी आज एग्जिस्ट करती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। वो शायद उस वक्त होंगी, मैं डिस्कवर नहीं हुई होंगी। बिल्कुल है, बताई नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं है, डिस्कवर नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन उनको टैकल करने का तरीका आता था, ठीक है ना। अब वो टैकलिंग क्या है कि जी आप मतलब कि 100% आप किसी श्रिंक के पास जाएं। श्रिंक के पास जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि एक हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है, श्रिंक के पास जाना। मगर उससे पहले भी बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन भी है। हम सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते। हम आज अपने आप के साथ नहीं बैठना चाहते। आपको अगर आज मैं किसी को भी कहूँ ना कि यार तुमने 1 हफ्ता अकेले कमरे के अंदर अपने आप के साथ बैठना है, 1 घंटा नहीं, वो आधा घंटा नहीं आप बैठ सकते यार। और ये वो दौर है जो हमें स्क्रोलिंग वाला, कि मैं आपको कहूँ कि आपको मोबाइल के बगैर, इंटरनेट के बगैर आपने 3 दिन अपने आप के साथ बैठना है। आप देखें, लोग उसको डिप्रेशन कहते हैं। मैंने कोविड के अंदर अपने कई सारे दोस्त देखे कि कोविड के अंदर जब एकदम से शटडाउन हुआ, जब लॉकडाउन हुआ, तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे दोस्त अपने आप के साथ नहीं बैठ रहे यार। आपने कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट किया ही नहीं है, आपको अपने ही प्रॉब्लम्स नहीं पता, तो श्रिंक को क्या पता होगा। आप चले जाएं 10 करोड़ श्रिंक्स के पास चले जाएं, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, तो मैं श्रिंक के पास या डॉक्टर के पास जाके क्या ही बताऊंगा उसको कि मुझे क्या मर्ज है, ठीक। सो माई थिंग इज दिस कि बिफोर गेटिंग मैरिड, बिफोर इंडल्जिंग इनटू सच अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, प्लीज नंबर 1 आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर लें। नंबर 2, नेवर फॉल फॉर द पीयर प्रेशर। जो भी आपके ऊपर ये पीयर प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि ओ तुम इतने साल के हो गए हो, पीक जवानी, पीक जवानी तुम्हारी, ठीक है ना, कुछ नहीं मैटर करता। ये सब बातें, ये सब बकवास है, ठीक है। शादी एज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। शादी आप तब करें जब आप रेडी हैं। रेडी होने के लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी। आप खुद अपने आप को बताएंगे, आपको कोई तीसरा मैं नहीं बता सकता कि मुबश्शिर यू रेडी फॉर मैरिज। नो, आई कांट टेल मुबश्शिर वेदर ही इज और नॉट। मुबश्शिर अपने आप को खुद बताएगा। उसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा, उसके लिए अपने आप के साथ बैठना होगा, ठीक है। ये सारी स्टेजेस हैं। अच्छा, अब इसमें से हम कुछ नहीं करते, इन सारी चीजों में से हम कुछ नहीं करते। डायरेक्ट शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी, हम ये क्यों नहीं कहते तुम्हारा शादी का माइंडसेट है, या तुम्हारा अब नाउ यू आर मैच्योर इनफ टू गेट मैरिड। व्हाई वी डोंट से दैट? और कोई बाहर का आके बता दे बच्चे नहीं हुए, बच्चे, अरे ये एक सवाल, शादी के फौरन बाद बच्चे नहीं, खुशखबरी कब आ रही है, ठीक है ना। पहली बात, आपका इससे क्या लेना देना? आप कौन है, ठीक है ना। ओके, बट आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि यार आपको मैं मिले, आप वेल विशर हैं, बहुत अच्छी बात। बट एक जिंदगी का आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसको समझें, उसके लिए तैयारी पकड़ें। माई थिंग इज दिस कि हमें शादी के लिए, मुबश्शिर आपको आपके माँ बाप ने और मेरे भी, मुझे माँ बाप ने दुनिया के लिए तैयार किया था। पढ़ना है, स्ट्रीट स्मार्ट होना है, ठीक है ना, आपके पास ये स्किल होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर सीख लो, कॉन्फिडेंस, तो ये इस तरह बात करनी, ये बॉडी लैंग्वेज यूं करना है। कभी भी आपको आपके
किसी बड़े ने शादी के लिए तैयार किया है? क्या शादी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये माइंडसेट होता है। इस तरीके से आपने अगर शादी के बारे में सोचना है तो उससे पहले ये प्रीरेक्विजिट्स हैं या ये क्राइटेरिया है, आप ये देखें कि आप ये सारा फुलफिल करते हैं, कि आप क्या इमोशनली मेंटली इतने मैच्योर हैं कि आप एक खातून की इमोशनल स्टेबिलिटी आई मीन उसको इंटैक्ट रख सकें या उसको संभाल सकें, एक घर का यूनिट चला सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ठीक है ना, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। लेकिन जब रिश्ता देखने जाते हैं उसमें ढूंढ रहे हो सर उसमें भी क्या ढूंढ रहे होते हैं, लड़का कमाता कितना है। हाँ, कंसर्न अगेन मटेरियलिस्टिक है, यस, ठीक है ना। कंसर्न ये नहीं है कि लड़का मैच्योर कितना है, कितना समझदार है, कितना सुलझा हुआ है। कमाने से उसका ताल्लुक नहीं है। और कमाने से मैं खरबों रुपया कमा सकता हूं, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि खरबों रुपया कमाने के बाद भी मैं उतना ही घटिया इंसान हूं अंदर से, ठीक है ना। हम इंसान को नहीं, हम गाड़ी कौन सी है, घड़ी कौन सी पहनी हुई, कमाता, अरे जियो में काम करता है, वाह 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 वाह, अरे जियो में काम करता है तो ये क्या क्राइटेरिया हुआ, ठीक है। मुबशर इंसान कैसा है, ठीक है ना, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्या मुबशर तैयार है, क्या मुबशर को किसी ने तैयार किया कि यार शादी के लिए ये एक है तरीका? नहीं, मुझे मेरे माँ बाप ने मुझसे बात की कभी। वी शाय ऑफ फ्रॉम इट, ठीक है ना, वी शाय ऑफ फ्रॉम इट। यार ओह, एक एज तक तो बात ही नहीं करते ना, जबकि करनी चाहिए। प्लीज अपने लड़कों को शादी के लिए तैयार करें, और बात तैयार आई मीन कि उनसे इस बारे में बात करें कि अगर एक लड़की ने आना है उससे आपने कैसा बर्ताव रखना है, कैसे उसको इज्जत देनी है, क्या इखलाक होता है, क्या तमीज़ होती है। ये रीज़न है कि हमने ये बात नहीं की, जिसकी वजह से आज हमें इतने खौफनाक किस्म के इंसिडेंट्स भी सुनने में आते हैं, ठीक है ना। कि एक शादी के अंदर ऐसा हो गया, आई डोंट वांट टू नेम एनी, पर लेकिन हमें बहुत खौफनाक चीज़ें सुनने में आती हैं। वो यही है कि शादी की तरबियत किसी ने नहीं दी, शादी का प्रीरेक्विजिट किसी ने नहीं समझाया, दुनिया का बता दिया, ठीक है ना। सही बात, दुनिया का समझा दिया। बहुत खूबसूरत बात की है, और आई एम श्योर कि ये वाली अंडरस्टैंडिंग अगर आ जाए तो बहुत चीज़ें, बहुत लोगों का फ्यूचर, लोगों का प्रेजेंट बेहतर हो जाए। और ये मेरे ख्याल में दोनों इंडिविजुअल्स अगर ये बात मान लें और एक्सेप्ट कर लें तो बहुत चीज़ें यार ये मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली कहता हूँ कि ये वालिदैन की, आज जितने भी लोग जो वालिदैन हैं, ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इंसान बनाने की तरबियत देते हैं, दुनिया की तरबियत देते हैं, शादी की भी तरबियत दें। जो आप लोग ये तो कहते हैं कि जब 25 साल का होता है कि ओह तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, यार उम्र होगी, आपने कोई तैयारी, बच्चे को पहले आप नर्सरी में दाखिल कराते हैं ना, सही बात, ठीक है ना, फिर नर्सरी 1 2 3 वो पढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो ग्रेजुएट होता है। आप डायरेक्ट ही 25 साल की उम्र में ठक शादी कर लो, अरे क्या तैयार किया, क्या ज़हनी तौर पे आपने उनके नजदीक वो ना तालीम पूरी हो गई, बस शादी के लिए जॉब लग गई, बस शुरू करो कि मतलब कमाओ पूत हो गया, तो स्कूल में शायद शादी के बारे में कुछ पढ़ाया होगा इसका। सही। मैं इंस्पेक्टर शफीक मैरिड, इंस्पेक्टर शफीक कैसे इंसान है, मैं चाहता हूँ कि अब बहुत सीरियस बात होगी। इंस्पेक्टर शफीक क्योंकि काफी, यार इंस्पेक्टर शफीक, यार मुझे क्योंकि म्यूजिक पे उसका, मुझे लगता नहीं है कि मैरिड है वैसे जो हरकतें हैं उसकी, लेकिन जितना पैसा उसको कामरान ने दे दिया उसको, सर, और जो उसने कामरान से ले लिया पैसा निकलवा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौर भाई, बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके, आपकी स्टोरी जान के, और ये देख के कि आप BNU में हमारे सीनियर थे। जी जी जी, और हमारी एक ही यूनिवर्सिटी है, तो कमाल, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गौहर रशीद से हमने बात की, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाई। अगली एपिसोड में किसी और एक्टर, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।